नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में। जी हाँ, किसी राज्य के बारे में भी जब बेसिक मतलब सामान्य ज्ञान देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि भाई इस राज्य की स्थापना कब हुई, ये राज्य जो है ये अपनी बाकी कौन कौन सी विशेषताओं को समेटे हुए है, चाहे ज्योग्राफिक उसकी फीचर्स देखें, चाहे उसके पॉलिटिकल देखें, चाहे उसके अलग अलग निर्णयों को देखें। तो साथियों, इन सारे डायमेंशंस को हम उत्तराखंड के सेंस में भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले उत्तराखंड का संक्षिप्त परिचय आपको नजर आ रहा होगा, उत्तराखंड ब्रीफ जनरल नॉलेज। देखें साथियों, उत्तराखंड का राज्य के रूप में जो गठन है वो 9 नवंबर 2000 में हुआ। 9 नवंबर 2000 को ये राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक, राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया। भाई पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड इसका नाम कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी वर्ष 2007 मतलब 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। साथियों, उत्तराखंड की यदि हम पहली राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की यदि हम बात करें इस स्टेट की, तो पहली राजकीय भाषा तो हिंदी है, पर इसकी दूसरी राजकीय भाषा, इसकी सेकेंडरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, द्वितीय राजकीय भाषा जो है साथियों, वो संस्कृत मानी जाती है। सीधे प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। प्रथम तो पता है हिंदी है, द्वितीय क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत है। साथियों, उत्तरांचल राज्य जो है उसका विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य विधेयक मींस जो बिल होता है वो लोकसभा में पास हुआ था 1 अगस्त 2000 को, और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पास हुआ था 10 अगस्त 2000 को। मतलब लोकसभा से पास हुआ 1 अगस्त को, राज्यसभा से पास हुआ 10 अगस्त को। ठीक, और साथियों आपको पता है कि एक राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हो गया था। चलिए, और जैसा मैंने कहा पुराना नाम क्या था, उत्तरांचल था, पर उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब हुआ, 1 जनवरी 2007। तो ये बेसिक चीजें हैं। कोई राज्य कब बना, उसका पुराना नाम क्या था, पुराने नाम से नया नाम उसको कब दिया गया, जब राज्य के रूप में वो स्थापित हुआ तो उसका जो बिल है, उसका जो विधेयक है, वो लोकसभा से कब पास हुआ, वो राज्यसभा से कब पास हुआ। ये बेसिक बातें होती हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं। चलिए, भारतीय गणतंत्र का साथियों ये 27वें नंबर का राज्य बना। यदि हम पर्वतीय राज्य क्रम की बात करें तो उसमें इसका क्रम 11वां है। मतलब जो माउंटेनियस जो आपके स्टेट हैं, पर्वतीय राज्य जो हैं, उसके क्रम में देखें तो इसका स्थान 11वां है। साथ ही उत्तराखंड की यदि हम राजधानी की बात करें तो राजधानी है देहरादून, जो कि अस्थायी राजधानी के रूप में मानी जाती है। यदि हम इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी देखें, मतलब ग्रीष्मकाल में समर सीजन में इसकी राजधानी क्या होती है तो वो होती है गैरसैंण। ठीक, गैरसैंण जो है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथियों, इसका यदि हम राजकीय पुष्प देखें तो राजकीय पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है, और राजकीय खेल जो है इसका वो फुटबॉल है। जी हाँ, उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल माना जाता है। सीधे प्रश्न आएगा, राजकीय खेल क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय भाषा क्या है, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, इस तरह से सीधे प्रश्न आते हैं। साथियों, यदि हम वाद्य की बात करें, वाद्य यंत्र समझते हो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो राज्य का जो राजवाद्य है वो है ढोल। ढोल यहाँ का स्टेट का जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसे ढोल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ का पशु, राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। अभी हम आगे कस्तूरी मृग के बारे में डिटेल में देखेंगे तो और डिटेल में चीजें वहां पर हो जाएंगी। अभी तो हम वन लाइनर देख रहे हैं। फिर साथियों, ये जो जितने भी सिंबल हैं, जितने भी प्रतीक हैं, जितनी भी विशेषताएं उत्तराखंड की, इन सभी की डिटेलिंग हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल हमें यहाँ वन लाइनर देखना है कि कौन क्या है, इनकी डिटेलिंग आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का यदि हम राजकीय पक्षी देखें तो वो मोनाल है। ठीक है, बिल्कुल जो सामान्य पक्षी मतलब कलर में हम देखें तो मोर के समान दिखता है। ठीक है, नीला और अलग अलग कलर उसमें, तो मोनाल है इसका राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष जो है वो बुरान से लाल लाल कलर के फूल उसमें लगे होंगे। ठीक, उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो है बुली बेडेंड पिकॉक। बुली बेडेंड पिकॉक को राज्य की तितली माना जाता है। नाम बिल्कुल याद कर लेना है, बुली बेडेंड पिकॉक जो है वो उत्तराखंड की राज्य तितली है। साथियों आगे बढ़े, उत्तराखंड का यदि हम राजकीय चिन्ह देखें तो देखिए, राजकीय चिन्ह का जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो आगे आपको दिखेगा। जैसा मैंने कहा, हम इन सारे सिंबल्स, इन सारे प्रतीकों, इन सारी विशेषताओं की जो डिटेलिंग है, जो थ्योरी है,
वो हम आगे देखने वाले हैं, बट यहां अभी हम बस वन लाइनर देख रहे हैं। तो राजकीय चिन्ह जो है उसके बारे में वन लाइनर जो इंफॉर्मेशन है वो ये लिखी हुई है कि यह एक गोलाकार मुद्रा होती है, गोलाकार मुद्रा है जिसमें 3 पर्वत चोटियां हैं, मतलब उसमें 3 पर्वत चोटियां निकली हुई है और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं, मतलब गंगा नदी की लहर निकली हुई है 4, ठीक। और बीच की चोटी में अशोक की लाट अंकित है। देखो 3 पर्वत चोटी बनाई गई है, एक गोलाकार मुद्रा है उसमें 3 पर्वत चोटी हैं। जो बीच वाली पर्वत चोटी है, जो बीच वाली पर्वत चोटी है उसमें अशोक का जो चिन्ह है, स्तंभ है, वो बना हुआ है और यहां गंगा की 4 लहरें निकलती हुई दिखाई गई हैं उन पर्वतों से, ठीक है। इस पे भी प्रश्न जाता है, सीधे पूछ लेगा बताओ गंगा की कितनी लहरें निकलती हुई दिखाई गई हैं, बताइए जो राजकीय चिन्ह है वहां पर कितने पर्वत शो किए गए हैं, तो 3 पर्वत हैं, बीच वाले पर्वत में अशोक का चिन्ह है और 4 गंगा की धाराएं निकलती हुई दिखाई गई हैं। साथियों उत्तराखंड का यदि हम राज्य गीत की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत बंदन अभिनंदन, जी हाँ ये उत्तराखंड का राज्य गीत है, आपको इतना पता होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत बंदन अभिनंदन। साथियों यदि हम इसके अक्षांशीय स्थिति की बात करें, मतलब जो लेटिट्यूडनल जो रीजन होता है किसी भी स्टेट का, लेटिट्यूड वाइज वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, यदि हम ये देखें तो साथियों उत्तरी अक्षांश मतलब जो उत्तरी अक्षांश जो नॉर्थ लेटिट्यूड होते हैं उसमें 28 डिग्री 43 से लेकर 31 डिग्री 27 ये इसका उत्तरी विस्तार है, ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में विस्तार है 2843 से 3127। उत्तराखंड का यदि हम देशांतरीय स्थिति देखें, मतलब लॉन्गिट्यूडनल उसका डिवीजन देखें, उसकी लोकेशन देखें, तो जो पूर्वी देशांतर होता है मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड उसमें 7734 से 8102 ये फैला हुआ है। साथियों मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप इसको देखिए, देखिए इसको देखिए, ये आपका फॉर एग्जांपल, ठीक, ये आपका गोल सर्कल, मतलब गोल तो नहीं है पृथ्वी पर, इसको आप ऐसे देखें। अच्छा ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपका लैटिट्यूड होता है, राइट, जिसे अपन अक्षांश कह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी मतलब ये 0 डिग्री का जो ऊपर है वो उत्तरी होता है, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी मतलब सदन होता है, ये नदन होता है। तो उत्तरी अक्षांश 2843 से 3127 मतलब 28 से 31 इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है पूर्वी देशांतर, देखो देशांतर मतलब ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये 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 इसको देशांतर कहते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है पूर्वी देशांतर, पूर्वी मतलब ये 0 से इधर ईस्ट साइड यहां जाने को बोल रहा है, यहां हम जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो इस ईस्ट साइड जाएं तो 77 से 81, ठीक, मतलब ऐसे गिनते जाएं 0 के बाद 1 2 3 तो 77 से 81 ये वो लोकेशन बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यदि हम जिला देखें तो वो चमोली है साथियों, सीधे याद कर लेना है। अच्छा उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो वो चंपावत है, तो चमोली सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला। साथ ही उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है, ठीक, एक तो नेपाल को छूती है और एक चाइना को छूती है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी इसकी मैप की स्टडी की हो, जो कि की ही होगी, तो आपको दिखता होगा कि नेपाल और चाइना 2 अलग अलग देशों की सीमा को ये छू रहा है, ठीक है। यदि हम राज्यों की बात करें तो 2 राज्यों को भी ये छूता है, पहला राज्य जो है वो हिमाचल है और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड जो है वो हिमाचल को भी छूता है और उत्तर प्रदेश को भी छूता है। नेपाल को स्पर्श करने वाली यदि हम जिलों की बात करें तो साथियों नेपाल को इसके 3 जिले छूते हैं और साथियों तिब्बत मींस चाइना को इसके 3 जिले छूते हैं। तो 3 जिले जो हैं इसके नेपाल और चाइना को स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो हमने ये भी देख लिया कि कितने पड़ोसी देशों को छू रहा है, हमने ये भी देख लिया कितने पड़ोसी राज्यों को छू रहा है और कितने कितने जिले इसके उन्हें छू रहे हैं। चलिए इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला यदि हम देखें साथियों तो वो पिथौरागढ़ है, सबसे पश्चिमी जिला देखें तो वो देहरादून है, सबसे उत्तरी जिला मतलब नॉर्थ, देखो पूर्वी मतलब ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, पश्चिमी मतलब वेस्ट की बात हो रही है,
ठीक है। नॉर्थ उत्तरी मतलब सबसे नदन जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसकी बात हो रही है, वो उत्तरकाशी है। सबसे दक्षिणी जिला मतलब सदन की बात हो रही है, वो ऊधम सिंह नगर है। उत्तराखंड में यदि हम कुल जिलों की बात करें तो कुल जिले 13 हैं। उत्तराखंड में यदि हम मंडल की बात करें तो साथियों 2 मंडल हैं, 2 डिवीजन हैं। ठीक है, तो कुल जिले 13 और डिवीजन मंडल जहां 2 हैं। साथियों उत्तराखंड के जो गढ़वाल मंडल है उसमें कुल जिले हैं 7, देख रहे हो, और जो कुमायूं मंडल है उसमें कुल जिले हैं 6। तो 7 और 6 13 हो जाएंगे। देखो भाई 13 जिले हैं। अब जिले, कई सारे जिले मिलके आपका संभाग मंडल या डिवीजन बनता है। ठीक है, तो यहां 2 यहां मंडल है। ठीक है, पहला मंडल जो है उसका नाम है गढ़वाल। ठीक है साथियों, और दूसरा मंडल जो है, माफी चाहूंगा, दूसरा मंडल जो है वो है कुमायूं। ठीक, गढ़वाल में 7 और कुमायूं में 6 जिले विद्यमान हैं। चलिए उत्तराखंड की यदि हम कुमायूं की बात करें, देखो पहले गढ़वाल की बात करें जिसमें कितने 7 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में साथियों इसका गठन हुआ था 1969 में और मुख्यालय इसका था पौड़ी। इसके अलावा यदि हम कुमायूं मंडल की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1854 में, इसका मुख्यालय था नैनीताल। तो 2 डिवीजन है, नाम क्या है और कितने कितने जिले आते हैं और उनका गठन कब हुआ, उनका मुख्यालय कहाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। यदि हम उत्तराखंड में विधानमंडल की बात करें तो साथियों एक सदनात्मक विधानमंडल है। कुल विधानसभा सीटें यहां 70 हैं। एक सदनात्मक मतलब सिंगल हाउस। ठीक है, सिंगल हाउस। ठीक है, उत्तराखंड में सिंगल हाउस जो है एक सदन है। एक सदन है मतलब विधानसभा विधान परिषद 2 सदन हो सकते हैं, पर आप जानते हो हर राज्य में 2 सदन नहीं है। ठीक है, हर राज्य में 2 सदन नहीं है, तो उत्तराखंड में भी एक ही सदन है, आपको पता होना चाहिए। और उत्तराखंड में यदि हम कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 है, मतलब 70 विधायक जो है यहाँ पर चुन के आते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, 22। देखो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ उसके पहले यहां कुल 22 विधानसभा सीट थी। अभी वर्तमान में यहां 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो यहां हमने उसके विधानसभा सीट देख ली और हमने ये भी देख लिया कि पुरानी विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी थी। साथ ही उत्तराखंड में यदि कुल आरक्षित विधानसभा सीटों की बात करें, जो बिल्कुल आरक्षित हैं, बिल्कुल रिजर्व है, उनकी संख्या है 15। ठीक, और साथ ही एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए 13 और 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक, एससी के लिए 13 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, तो कुल कितनी हो जाएंगी, 15 रिजर्व होती है सीट। भाई एससी एसटी समुदाय के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है, उनको प्रतिनिधित्व देना है, उनको भी पॉलिटिक्स में सक्रिय बनाना है, तो उस सब के लिए साथियों ये सीटें हैं। एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2। उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो आयताकार है। ठीक है, उत्तराखंड की देश में स्थिति की मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में ये देश में है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल साथियों बिल्कुल आपको याद होना चाहिए 53483 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उत्तराखंड क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.69% है, मतलब 1.69% जो है ये टोटल देश का, टोटल कंट्री के एरिया का है। इसका क्षेत्रफल इतना है। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान 18वां है। देख रहे हो, क्योंकि भाई इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है ना भाई, 53,000 के आसपास का क्षेत्र है, तो 18वां नंबर आता है इसका क्षेत्रफल के मामले में। सीधे क्वेश्चन आते हैं साथियों, उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीट इतनी, आरक्षित कितनी, 15, उसमें एससी की कितनी, एसटी कितनी, ये सब क्लियर होना चाहिए। चलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो 19वां है। ठीक है, देखो केवल राज्य में देखें तो 18वां, और यदि केंद्र शासित प्रदेश और ये सब मिला ले तो 19वां स्थान। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो पर्वतीय भाग जो है, कुल क्षेत्रफल में जो ओवरऑल जो एरिया है उत्तराखंड का, उसमें यदि हम केवल माउंटेनियस वाला रीजन देखें, पर्वतीय क्षेत्र देखें तो वो 86.07% है। देख रहे हो आप, मतलब टोटल उत्तराखंड का 86% पर्वतीय रीजन है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का यदि मैदानी भाग की बात करूं तो 13.9% है, मतलब मैदान बहुत कम है, पर्वत ही पर्वत है साथियों। उत्तराखंड की लंबाई देखें पूर्व से पश्चिम, मतलब वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, यदि हम इसकी लंबाई देखें तो 358 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी यदि हम चौड़ाई देखें तो वो आपका 320 दिखाई देगी। साथियों यहां थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है,
उल्टा लिखा हुआ है। आप लंबाई 358 है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो 320 है। चलिए, उत्तराखंड में यदि हम सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद देखें तो वो हरिद्वार है। हरिद्वार में कुल 11 जनपद हैं साथियों, सॉरी 11 विधानसभा सीट है। हरिद्वार जो जनपद है वहां कितनी विधानसभा सीट हैं? 11 विधानसभा सीट हैं, आपको क्लियर पता होना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट हैं। चलिए, अच्छा, सबसे कम विधानसभा सीट कहां है? तो सबसे कम विधानसभा सीट चंपावत, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में है, 222। साथियों, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां उत्तराखंड की सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, मतलब 222 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। तो साथियों, यदि हम एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित विधानसभा सीटें देखें तो हरिद्वार में है, ठीक, 3 है। एसटी के लिए यदि हम आरक्षित सीटें देखें विधानसभा की तो नानक मत्ता व चक्राता, नानक मत्ता व चक्राता नाम इसके अंतर्गत आता है। साथियों, पहला विधानसभा भवन देहरादून में, दूसरा विधानसभा भवन गैरसैंण में। पहला विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 में हुआ था। ठीक है साथियों, पहला मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार की यदि हम बात करें तो नित्यानंद स्वामी थे, इंतरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री। और यदि हम पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री देखें, मतलब फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर देखें, तो वो थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक, एनडी तिवारी। 12वें मुख्यमंत्री 2023 में चुने गए पुष्कर सिंह धामी, ठीक। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन सी? अंतरिम सरकार के, वो थे प्रकाश पंत। यदि हम निर्वाचित विधानसभा मतलब इलेक्टेड जो विधानसभा हुई थी उसके यदि हम पहले अध्यक्ष देखें तो वो है रितु खंडूरी। साथियों, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा जो है वो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वन लाइनर है सीधे सीधे। साथियों, यदि हम उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, ठीक, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 है, ठीक, जिसमें एससी के लिए रिजर्व कैटेगरी है लोकसभा में केवल एक, अल्मोड़ा। उत्तराखंड का जो 5 लोकसभा सीट, उसमें से जो अल्मोड़ा है साथियों वो आरक्षित है एससी कैटेगरी के लिए। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो वो गढ़वाल मंडल में है, टोटल 3। उत्तराखंड में यदि हम राज्यसभा सीटों की कुल संख्या की बात करें तो वो भी 3 है। और राज्य की यदि हम पहली महिला राज्यसभा सांसद की बात करें तो उनका नाम है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक, मनोरमा शर्मा डोबरियाल इसकी पहली राज्यसभा सांसद है। राज्य की यदि हम प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, तो राधा रतूड़ी, ठीक। उत्तराखंड में यदि कुल ब्लॉक की बात करें तो 95 ब्लॉक हैं साथियों, ठीक, 95 ब्लॉक हैं उत्तराखंड में, ये बात आपको सीधे पता होना चाहिए। सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद वो आपका पौड़ी है, यहां पर 15 ब्लॉक है। सबसे कम विकासखंड जो है वो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में है, 3-3, मतलब ब्लॉक 3-3 ब्लॉक हैं, सबसे कम है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय वो नैनीताल में है। नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 में हुआ था, ठीक, 9 नवंबर 2000 में हुआ था। साथियों, उत्तराखंड में यदि हम नगर निगम की बात करें तो कुल 9 नगर निगम है। उत्तराखंड की पहली नगर पालिका परिषद मसूरी थी। उत्तराखंड में न्याय पंचायत की बात करूं तो 670 है, ठीक, न्याय पंचायत कितनी है उत्तराखंड में? 670, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथियों, उत्तराखंड में यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की कुल संख्या है 7791। ये संख्या सीधे एग्जाम में आती है। ग्राम पंचायत कितनी है, जिला पंचायत कितनी है, तो वो 13 है, ठीक। पहले महाधिवक्ता जो अंतरिम सरकार थी, इंतरिम गवर्नमेंट थी, उसके पहले महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी, ठीक है। और पहले महाधिवक्ता कहाँ? निर्वाचित सरकार, मतलब जो इलेक्टेड फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसके पहले महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। यदि महाधिवक्ता की बात करूं तो इसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल। ये यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें साथियों तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देश के किसी भी न्यायालय में, देश की किसी भी न्यायपालिका में अपना पक्ष रखने के लिए, जुडिशियल केसेस को लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक
एक तरह का एक न्यायिक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है। एक तरह से ये राज्य सरकार का वकील होता है, ठीक है, जो देश के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार को फेवर कर रहा होता है, उसका पक्ष रखता है, उसकी बातें रखता है, उसे डिफेंड कर रहा होता है। ठीक, चलिए, मतलब बिल्कुल ये वही काम कर रहा होता है जो अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक, जो आपके महान्यायवादी, जी हिंदी में महान्यायवादी, जो महान्यायवादी करते हैं भारत सरकार की, वही महाधिवक्ता करते हैं राज्य सरकार की। चलिए साथियों, प्रथम सूचना आयुक्त, ठीक, प्रथम सूचना आयुक्त, फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त जो थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो थे डॉक्टर आर एस टोलिया। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस के कुल मतलब प्रथम महानिदेशक थे अशोक कांत शरण। साथियों, यदि हम यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर यूनिट मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनता रह रही, ठीक है, कितनी जनता रह रही, कितनी पब्लिक रह रही, उसी को घनत्व कहते हैं। तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, 189 लोग रह रहे हैं। साथ ही यदि हम साक्षरता की बात करें, साक्षरता मतलब होता है भाई 7 वर्ष की उम्र से ज्यादा का वह व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानता हो, जो अपना नाम लिखना जानता हो और थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हो, उसे साक्षर कहते हैं। मतलब लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। तो लिटरेसी रेट जो है यह 78.82% है। उत्तराखंड में यदि हम मेल लिटरेसी की बात करें, पुरुष साक्षरता, तो वो 87.40 है। यदि हम महिला साक्षरता की बात करें तो वो 70% है। उत्तराखंड का यदि हम लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात को बोलते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात को बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो साथियों, लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, प्रति 1000 मेल पर फीमेल कितनी है, ठीक है। तो वो 70%, वो 963 है, मतलब प्रति 1000 मेल पर 963 फीमेल है, ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या कम है। चलो, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद, जहां सबसे कम जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद जो है वो हरिद्वार है, ठीक है। हरिद्वार एक ऐसा जनपद है जहां पर जनसंख्या सबसे अधिक है, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर है साथियों, रुद्रप्रयाग में है, ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, उत्तराखंड का यदि हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद देखें, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट जो है सबसे ज्यादा किस जनपद में है, तो वो भी हरिद्वार ही है। और सबसे कम अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी किस जनपद में है, तो वो चंपावत है। साथियों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कहां पर है, तो वो ऊधम सिंह नगर में है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति, सबसे कम एसटी, वो आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलो, यदि हम उत्तराखंड का लिंगानुपात देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है भाई, यदि हम ओवरऑल स्टेट का लिंगानुपात देखें तो अभी आपने देखा 963 है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 963 महिलाएं हैं। पर यदि आप सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद देखें तो वो आपका अल्मोड़ा है, ठीक, और सबसे कम लिंगानुपात जो है, सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरिद्वार में, ठीक है, अल्मोड़ा और हरिद्वार, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। साथियों, अगला, उत्तराखंड का यदि हम सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला देखें, जनघनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर पर यूनिट एरिया पर अवेलेबल जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये साथियों आपको हरिद्वार में मिलेगा, ठीक। वहीं सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता मतलब पुरुष मतलब मेल लिटरेसी रेट सबसे कम किस जिले में है, तो वो ऊधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, और वो भी प्रतिशत के मामले में, ठीक है, वो आपका देहरादून है, मतलब देहरादून की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है, ठीक। सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिलाएं कहाँ की साक्षर है मतलब लिटरेसी, उत्तरकाशी की है। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला मतलब अर्बेनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नगरीकृत जिला, वो आपका देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला, सबसे कम जनघनत्व मतलब जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, लोएस्ट है, वो आपका उत्तरकाशी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी बातें दिमाग में क्लियर रखना है साथियों। चलिए साथियों, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत वाला जिला मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता है प्रतिशत के मामले में, परसेंटेज के मामले में, तो वो देहरादून है, ठीक। इसके अलावा सबसे कम साक्षर प्रतिशत वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। साथियों, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में है।
सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर है। नगरीकृत में सबसे कम, इधर क्या देखा था हमने, सर्वाधिक नगरीकृत देहरादून है और सबसे कम नगरीकृत आपका बागेश्वर है। साथियों यदि हम उत्तराखंड का पहला साइबर थाना देखें जो कि 25 मार्च 2015 से स्थापित हुआ, वो देहरादून में है। ठीक, और राज्य का यदि हम प्रथम बाल मित्र थाना देखें, बाल मित्र थाना मतलब बच्चों को सुधार के उस पे लाना, बच्चों के जीवन में सुधार करना, जो आपराधिक गतिविधि क्रिमिनल चीजों में इन्वॉल्व हो गए, वो जनवरी 2021 में शुरू हुआ और डालन वाला स्थान पर, डालन वाला थाना। ठीक है, आई थिंक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी और इसमें तथ्यात्मक चीजें हैं बेसिकली जो आपको सीधे याद करनी है। स्टडी IQ PCS आप तक ये जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट का आपको पूरा फायदा उठाना है साथियों। उत्तराखंड की यदि हम वन पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो वन पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है 50%। ठीक, पहले अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के थे RK धर। राज्य का पहला केंद्रीकृत विश्वविद्यालय है हेमवती नंदन बहुगुणा। केंद्रीकृत विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है, हेमवती नंदन बहुगुणा। उत्तराखंड का यदि हम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी देखें तो वो आपका कालू मेहरा है। ठीक, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी, तो पहले व्यक्ति ये है। उत्तराखंड में यदि चिपको वुमेन के नाम से किसी को जाना जाता है तो वो है गोरा देवी। चिपको वुमन आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र जो है बड़ा प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन के लिए, जहां पेड़ों की कटाई के विरोध में लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने कहा था कि यदि पेड़ों को काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, है ना। तो साथियों पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक जाना, उसको आलिंगन कर लेना, उसको गले लगा लेना और उसकी रक्षा करना, ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो उसी आंदोलन के क्रम में लिखा है चिपको वुमन। ठीक है, उसके उस नाम से जाना जाता है गोरा देवी जी को। साथियों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड यदि हम इसकी बात करें तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। ठीक, शिव प्रसाद डबराल चारण जो है इन्हें इंसाइक्लोपीडिया, जी हाँ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड स्वीकारा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है इस नाम से। यदि हम कुमाऊं क्षेत्र की लक्ष्मीबाई की बात करें तो कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी होगी लड़ाई लड़ने के क्रम में। तो उत्तराखंड में कुमायूं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग, जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो NP नवानी साहब थे, NP नवानी। उत्तराखंड के यदि हम प्रथम राज्य लोकायुक्त की बात करें, फर्स्ट स्टेट लोकायुक्त, ठीक है, तो साथियों न्यायमूर्ति SHA रजा, न्यायमूर्ति SHA रजा पहले लोकायुक्त थे। प्रथम अध्यक्ष विधि आयोग के, राज्य विधि आयोग के लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे तो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। ठीक, यदि हम फर्स्ट चेयरमैन राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो वो विजेंद्र सिंह थे, विजेंद्र जैन थे, सॉरी। ठीक, साथियों यदि हम प्रथम अध्यक्ष देखें राज्य महिला आयोग, ठीक है, तो वो डॉक्टर संतोष चौहान। यदि उत्तराखंड के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, तो वो दुर्गेश जोशी थे। उत्तराखंड के यदि हम प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का यदि हम सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय देखें, सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है तो वो थारू है। साथियों उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देखें, नेशनल हाईवे, तो NH7 है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग देखें, सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो NH307 है, NH307। साथियों यदि उत्तराखंड में हम कुल हवाई अड्डों की बात करें तो कुल हवाई अड्डे 5 हैं। ठीक, उत्तराखंड का यदि हम वृक्ष मानव देखें तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को कहा जाता है। ठीक है, वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी इनको कहा जाता है। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता थे दरबान सिंह नेगी। साथ ही उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र जिनको मिला था उनकी वीरता के लिए तो मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक, उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता भवानी दत्त जोशी जी। और उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो उत्तराखंड से गए थे थल सेना में और अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बिपिन चंद्र जोशी, सॉरी जनरल बिपिन चंद्र जोशी, सॉरी जनरल बिपिन चंद्र जोशी।
साथियों, यदि उत्तराखंड से हम प्रथम नौसेना अध्यक्ष देखें, नेवी में जो पहले अध्यक्ष बने उत्तराखंड से, वो थे एडमिरल देवेंद्र जोशी जी। ठीक, देश और राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो है जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। उत्तराखंड का पहला संग्रहालय यदि हम देखें तो देहरादून वन संग्रहालय है। ठीक है, और यदि हम राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना देखें तो वो टिहरी है, 2400 वाट की, ठीक, 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट प्रोजेक्ट। उत्तराखंड एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो देश का भी पहला, उत्तराखंड का भी पहला, तो वो था रुड़की, आईआईटी रुड़की, आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रुतेली को, ठीक, तीलू रुतेली। ठीक, इसके अलावा उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को, ठीक, इंद्रमणि बडोनी साहब उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं। साथियों, तो हमने जो वन लाइनर अभी तक देखे, ठीक, उन सारे वन लाइनर्स मतलब उत्तराखंड के हमने जितने भी प्रतीक देख लिए, जितने भी सिंबल देख लिए, उन सभी से रिलेटेड अब हम डिटेलिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था कि हम अभी केवल वन लाइनर देख रहे हैं, इनकी डिटेलिंग हम आगे आपको बताएंगे, ताकि यदि अंदर से प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए, तो अब हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में आगे देखने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक, ये सब आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, एक एक की बात करेंगे। ठीक, तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह मतलब स्टेट सिंबल ऑफ उत्तराखंड। तो साथियों, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है, सही बात है। जो हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं या जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं, उन्हें हम जिस 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 सिंबल का उनमें यूज करते हैं उसी को स्टेट एम्बल कहते हैं। ठीक, इसके अलावा राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। द स्टेट एम्बलम शोज द 3 माउंटेन पीक, ठीक, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। मतलब जो 3 चोटियां हैं, 3 माउंटेन पीक हैं विद अशोक पिलर इंस्क्राइब ऑन द मिडिल हाईएस्ट पीक, बीच वाली पर मतलब मिडिल वाली पीक पर अशोक का जो पिलर है वो इंस्क्राइब्ड है, छपा हुआ है। ठीक, और उसका बैकग्राउंड है लाल। ठीक, इसके अलावा राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। इट लुक्स लाइक अ डायमंड शेप और द रोम्बस। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा, देखो 1 2 3 और ये बीच वाले में देखो अशोक का चिन्ह है। ठीक, इसके अलावा ये गंगा की लहरें निकलती हुई दिखाई दी गई हैं। चलिए, यही हम बात कर रहे थे। आगे देखें साथियों, अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा है। मतलब ये जो है ये यहाँ ये बीच में अशोक का चिन्ह, ये यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ। ठीक है, और आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बिलो द अशोक पिलर रिटन इज द रिटन द संस्कृत वर्ड सत्यमेव जयते एंड विच इज टेकन फ्रॉम द मुंडकोपनिषद। साथियों, राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। ठीक, यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में यूज होता है। ठीक, एट द बॉटम ऑफ दिस द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड is in the blue color and this is used in all the document of the Uttarakhand government। उत्तराखंड सरकार के सभी दस्तावेजों में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, उत्तराखंड की यदि हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो उसके लेखक हैं, देखो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक, प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं जगमोहन रोतेला। ठीक, राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि 4 धाराएं निकल रही हैं, देखो 1 2 3 4 4 धाराएं निकल रही हैं इसके बीच में से। 4 धाराओं को नीले रंग से दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी है। गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी है। ठीक है, ऑथर ऑफ द बुक सिंबल ऑफ द उत्तराखंड इज जगमोहन रोटला। ठीक, द मिडल ऑफ द स्टेट एम्बलम फॉर 4 वाटर स्ट्रीम आर शोन इन द ब्लू ऑन द व्हाइट पेज। नीले रंग से दिखाया गया है व्हाइट पेज पर। दीज स्ट्रीम रिप्रेजेंट द गंगा, यमुना, रामगंगा एंड काली रिवर। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रिवर्स को दर्शाया गया है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली रिवर। चलिए साथियों,
पृष्ठ का जो लाल रंग है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, मतलब उन आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है जिन्होंने इस देश को, इस राज्य के लिए अपना खून दिया। और यदि हम सफेद रंग की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड, उसकी बात करें तो वो शांति प्रिय होने का सिंबल है कि भाई उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो शांति प्रिय हैं। ठीक है, आप प्लीज इस सिंबल को देखिए, आप प्लीज इस एम्बलम को देखिए। तो यहाँ ये जो रेड रेड है ये इस चीज का प्रतीक है कि कई लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं, कई लोगों ने अपनी रक्त को बहाया है। यहाँ यदि हम बैकग्राउंड में व्हाइट की बात करें तो बैकग्राउंड व्हाइट जो है वो इस चीज का प्रतीक है कि जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत शांति प्रिय हैं, इस सब का वो प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द रेड कलर ऑफ द पेज symbolizes the blood of the martyred state agitators and white background symbolizes the peace loving nature of the people of the उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला देखें। साथ ही उत्तराखंड का जो राज्य, अब देखो राज्य गीत की बात करेंगे। एम्बलम के बारे में तो देख लिया, जो राज चिन्ह है, जो एम्बलम है उसके बारे में तो देख लिया। क्या बोल रहा है भाई, एम्बलम मतलब राज्य चिन्ह जो है उसमें सीधा दर्शाया गया है 3 पर्वत है, बीच वाले पर्वत के ऊपर जो एक रेड बैकग्राउंड है उसमें अशोक का स्तंभ लगा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद उसमें 4 धाराएं निकली हुई हैं ब्लू कलर से, अलग अलग नदियों को वो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो वाइट बैकग्राउंड है वो इस चीज को दर्शा रहा है कि भाई ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, जो रेड कलर है वो इस चीज को दर्शा रहा है कि भाई लोगों ने अपना खून इसके लिए बहाया। ये सब हमने यहाँ देख लिया। अब साथियों अब बात हो रही है राज्य गीत की। ठीक है, अब राज्य गीत की बात हो रही है, स्टेट सॉन्ग की बात हो रही है, उससे रिलेटेड डिटेलिंग अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड का यदि हम राज्य गीत की बात करें, राज्य गीत जो है वो देवभूमि मातृभूमि शत शत बंदन अभिनंदन। ठीक, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। मतलब भाई ये कमेटी बनाई गई थी जिसको कहा गया था कि आप पसंद करो, देखो कि क्या होगा राज्य चिन्ह। तो किसकी अध्यक्षता में, लक्ष्मण सिंह बटोही की अध्यक्षता में उसे बनाया गया था। द स्टेट सॉन्ग ऑफ द उत्तराखंड इज उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत अभिनंदन। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट सॉन्ग सिलेक्शन कमिटी वॉज लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। साथियों राजगीत में आवाज जो है, देखो आवाज किसने दी, श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी। ठीक है, इन 2 लोगों ने गाया। उत्तराखंड का जो राज्यगीत है वो 6 फरवरी 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। देखो चयन समिति किसके अध्यक्ष कौन थे, तो चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसको लिखा किसने, हेमंत बिष्ट ने लिखा है। ठीक, इसको गाया किसने, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने गाया है। ये बातें क्लियर होना चाहिए। द स्टेट सॉन्ग हैज बीन संग बाय श्री नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है, एंड अनुराधा निराला। The state song of the Uttarakhand is written by Hemant Bist, ठीक, on 6th of Feb 2016। ठीक है, तो हमने राज्य गीत की बात भी कर ली, हमने राज्य चिन्ह की बात भी कर ली। अब हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में। ठीक है, कस्तूरी मृग के बारे में देखिए साथियों, मस्क डियर। ठीक है, क्या बोलते हैं कस्तूरी मृग को, मस्क डियर। देखिए कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है, हिमालयन का मस्क डियर। ठीक, मस्क डियर इज ऑल्सो नोन एज हिमालयन मस्क डियर। चलिए साथियों, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम यदि हम देखें तो मास्कस क्राइसोगास्टर है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्क डियर इज मास्कस क्राइसोगास्टर। ठीक है, अच्छा, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, द मस्क डियर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द स्टेट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3600 टू 4400 मीटर। राज्य में यदि हम कस्तूरी मृग की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 4 स्पेसीज ऑफ मस्क डियर आर फाउंड इन द स्टेट। ठीक है, मस्क डियर की टोटल 4 स्पेसीज, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। चलिए आगे देखें तो कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशीडे परिवार का सदस्य है। जो कस्तूरी मृग है, जो मस्क डियर है, वो किस परिवार का सदस्य है, वो किस फैमिली का माना जाता है, तो अंगुलोटा कुल का है वो और मोशीडे परिवार का है। द मस्क डियर इज अ मेंबर ऑफ अंगुलोटा फैमिली एंड दी मॉस्किड फैमिली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ,
फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। द मस्क डियर आर फाउंड इन एबंडेंस इन द केदारनाथ, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक, एंड पिथौरागढ़ एंड उत्तरकाशी। आगे बात करें, कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट, मस्क डियर आल्सो फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम एंड कश्मीर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितनी हाइट पे पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या देखा हमने, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं, उत्तराखंड के अलावा, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड में भी केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, नंबर 3। नंबर 4, अंगुलोटा कुल के हैं और मोशिडे परिवार के हैं, नंबर 4। इनमें इनकी कुल 4 स्पीसीज हैं, 4 प्रजातियां हैं और 3600 मीटर से 4400 मीटर की हाइट पर ये होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और देखें, ठीक है साथियों, और विशेषता देखो, एक मृग से एक मस्क डियर से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त होती है। आर यू गेटिंग? 30 to 40 ग्राम ऑफ मस्क कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए डियर इन एन इंटरवल ऑफ 3 years। मतलब 3 साल के इंटरवल में आप 30 से 45 ग्राम तक मस्क उनसे प्राप्त कर सकते हो, कस्तूरी प्राप्त कर सकते हो। मस्क ऑफ थ्री टाइप। जो कस्तूरी होता है साथियों, वो 3 प्रकार का होता है। नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहते हैं, ठीक, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहते हैं और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण। ठीक है, पता होना चाहिए। द मस्क ऑफ नेपाल इज कपिल, दैट ऑफ कश्मीर इज अ पिंगल एंड सिक्किम इज ब्लैक, मतलब कृष्ण। ठीक है, चलो ये तीनों नाम पता होने चाहिए। और अभी विशेषताएं, जो मृग है, मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। मादा कस्तूरी मृग जो है, इसकी गर्भधारण अवधि 6 माह की होती है। समझ रहे हो? जो मादा कस्तूरी होती है, मतलब जो फीमेल, ठीक है, उसका जो गर्भधारण की अवधि है 6 माह, मतलब 6 मंथ तक वो गर्भ धारण करके रख सकती है, बच्चा गर्भ में रखती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है, ठीक है, मेन फूड। देखो, द कलर ऑफ द डियर इज ब्राउन, वैसे तो कलर ब्राउन है, बस उसके ऊपर ब्लैक और येलो स्पॉट, मतलब काले और पीले निशान होते हैं। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ द फीमेल मस्क डियर इज 6 मंथ। ठीक है, इसके अलावा द मेन फूड ऑफ द मस्क डियर इज केदार पत्ती। केदार पत्ती जो है वो इसका मेन फूड है। ठीक है साथियों, और देखें तो कस्तूरी नर मृग। अब देखो, नर मृग की बात करते हैं। ये तो अपन ने मादा मृग की बात कर ली, फीमेल डियर की बात कर ली कि 6 महीने तक गर्भ धारण करती है ये वो। अब हम बात करें नर मृग की, तो कस्तूरी नर मृग में गुदा में स्थित जो ग्रंथि है उससे प्राप्त होती है। मतलब कस्तूरी नरमृग में कस्तूरी कहां से प्राप्त होती है? गुदा में स्थित ग्रंथि से। ठीक है, और कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त होती है, याद रखना। मादा मतलब फीमेल डियर से प्राप्त नहीं होती कस्तूरी। ठीक है, और कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। ठीक, और मृग की ऊंचाई 20 इंच की होती है। ठीक है, मस्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लैंड लोकेटेड इन द एनस ऑफ द मेल डियर, मींस द मस्क इज फाउंड ओनली इन द मेल डियर। इसके अलावा मस्क डियर हैज 4 hooves ऑन इट्स फीट एंड 2 प्रोट्रूडिंग पॉइंटेड टीथ। ठीक, द हाइट ऑफ द डियर इज अप्रोक्सीमेटली 20 इंचेस, लगभग 20 इंच की उसकी हाइट होती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा साथियों, यदि हम कस्तूरी मृग के सींग की बात करें तो इनमें सींग नहीं होते हैं। इनमें आत्मरक्षा के लिए फिर क्या होता है? नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, 2 नुकीले दांत। कस्तूरी मृग के यदि हम पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। आपको पता है, इनके पीछे के पांव थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। इसके अलावा कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मस्क डियर डू नॉट हैव हॉर्न, ठीक है, सींग नहीं होते, एंड दे हैव 2 पॉइंटेड टीथ फॉर द सेल्फ डिफेंस। 2 पॉइंटेड टीथ होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। साथियों, द हिंड लेग्स ऑफ द मस्क डियर आर लॉन्गर देन द फ्रंट लेग। इसके अलावा स्पेशलिटी ऑफ द मस्क डियर इज दैट इट डज नॉट लीव इट्स हैबिटेट। ये अपने हैबिटेट को छोड़ते नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहते हैं। ऐसा मृग जो क्या करता है? जुगाली। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। ठीक, कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, लगभग 20 साल तक जीते हैं। साथियों, इंग्लिश में देखें तो मस्क डियर इज कॉल्ड अ रूमिनेंट डियर। द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ द मस्क डियर इज शार्प।
बहुत शार्प सेंस होती है स्मेल की, बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं, तीक्ष्ण होती है बहुत। ठीक, द एवरेज एज ऑफ द मस्क डियर इज अबाउट 20 ईयर्स, 20 साल इनकी औसत आयु होती है। साथियों, यदि हम और इसके जरूरी तथ्यों की बात करें तो औषधि उद्योग में, ठीक है, कस्तूरी मृग का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधित रोगों की दवाई बनाने में होता है। ये एक प्राकृतिक रसायन भी देते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ठीक है, नाम पता होना चाहिए, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है। ठीक, इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मस्क इज यूज्ड टू मेक द मेडिसिन लाइक अस्थमा, epilepsy, heart related disease. It is a natural chemical. Chemically musk is methyl trichloropenटाडेकेनॉल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब साथियों, जब इतना इंपॉर्टेंट है ये कस्तूरी मृग, मतलब इससे रिलेटेड इतने इतनी दवाइयां हैं, इतनी चीजें बन रही हैं, तो ऑब्वियसली इसके संरक्षण के लिए भी सरकार कुछ करेगी, इसके प्रोटेक्शन, इसके कंजर्वेशन के लिए भी कुछ करेगी। तो साथियों, चमोली जिले के कांचुला खर्क में, कहा, कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र ये कहां स्थापित हुआ? कंचाला खर्क। साथियों, मस्क डियर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। कहां? इन द कंचुला खर्क ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा राज्य में यदि हम वन्य जीव गणना 2005 देखें तो उसके अनुसार 279 कस्तूरी मृग थे। अकॉर्डिंग टू दी वाइल्ड लाइफ सेंसस 2005 देयर वर 279 मस्क डियर इन द स्टेट। इसके अलावा कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव बिहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना की गई। साथियों, मस्क डियर कंजर्वेशन, द मस्क डियर सेंचुरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 अंडर द केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि इनका कंजर्वेशन किया जा सके। साथियों, मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, ठीक है, मेहरूड़ी मस्क डियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ, जो बागेश्वर जिले में है, विच इज एस्टेब्लिश इन 1977 एंड लोकेटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। साथियों, यदि हम सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग की बात करें तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। ठीक, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मस्क डियर, सबसे ज्यादा मस्क डियर कहां है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मस्क डियर फाउंड इन अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां? पिथौरागढ़। ठीक है, जो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1986 में एस्टेब्लिश हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों, आपने देखा कि हमने राज्य के चिन्ह, मतलब स्टेट एम्बलम, इसके अलावा राज्य गीत मतलब स्टेट सॉन्ग, इसके अलावा पशु मतलब कस्तूरी मृग, इसके बारे में स्टार्टिंग में तो वन लाइनर देखा था और बाद में मतलब अभी हमने उसकी डिटेलिंग भी देख ली, जैसा हमने आपको कहा भी था। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं कहां? अब हम पहुंच गए हैं अगले एक टाइटल पर, जिसकी अब हमें डिटेलिंग देखनी है, मतलब उत्तराखंड का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है, आप सभी जानते हैं। अब इसके बारे में डिटेलिंग आइए देख लेते हैं। चलिए, तो इसकी डिटेलिंग अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग अब हम आगे देख लेते हैं। साथियों, यदि हम बात करें ब्रह्म कमल की, तो आइए देखते हैं। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम जो है वो सोसूरिया अब बेलेटा है, सोसूरिया अब बेलेटा। ठीक है, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कोल पद्म भी कहते हैं, कोल पद्म। साथियों, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्रह्म कमल इज सोसूरिया एम्बेलेटा। ठीक, एंड इन द लोकल लैंग्वेज द ब्रह्म कमल इज कॉल्ड कोनल पद्मा। ठीक है, कोनल पद्मा। ब्रह्म कमल राज्य में फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी हिमनद क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्रह्म कमल इज फाउंड इन द एबंडेंस इन द वैली ऑफ द फ्लावर। ठीक, केदारनाथ एंड पिंडारी ग्लेशियर, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करें। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, ब्रह्म कमल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ द स्टेट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4800 टू 6000 मीटर। इसके अलावा ब्रह्म कमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कुल क्या है इसका? ठीक है, ब्रह्म कमल फ्लावर इज अ प्लांट ऑफ एस्टेरिका फैमिली। ठीक है, ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है
और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ठीक, ब्रह्म कमल इज द फेवरेट फ्लावर ऑफ मदर नंदा एंड अ प्लकिंग इज इट ऑन द नंदाष्टमी हैज अ सिग्निफिकेंस। नंद अष्टमी पे इसको तोड़ने का अपना एक महत्व है। चलिए, इसके अलावा साथ ही ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं। ठीक, ब्रह्म कमल इज कॉल्ड दूधा फूल, दूधा फूल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूधा फूल। साथियों, कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। इन कश्मीर ब्रह्म कमल इज कॉल्ड अ गलगल। ठीक है, ये बड़ी बेसिक बात है। देखो, तथ्यात्मक चीजें हैं। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कह रहे हैं। ब्रह्म कमल को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जान रहे हैं। यदि हम कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कह रहे हैं और कश्मीर में से ब्रह्म कमल कह रहे हैं। साथियों, इसके अलावा ब्रह्म कमल की जो अन्य प्रजातियां हैं उनमें फेन कमल, कस्तूरा कमल भी मिलते हैं। ठीक है, द अदर स्पेसीज आर फेन कमल एंड कस्तूरा कमल। साथियों, यदि महाभारत के हम वन पर्व की बात करें तो उसमें ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प। और नेपाल में इसे टोप गोला कहा गया है। नेपाल में क्या कहा गया है? टोप गोला। आगे बढ़े, ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति और राज्य में 24 प्रजातियां हैं। ठीक है, there are 210 species of Brahma Kamal are found in the world and 24 species are found in the state. साथियों, in the Vana Parva of a Mahabharat, Brahma Kamal is a Sogandhik Pushpa and in the Nepal, Brahma Kamal is top Gola. ठीक, तो महाभारत पर्व के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है और नेपाल में इसे टोप गोला कहते हैं। तो कहाँ क्या कहा गया, कहाँ क्या कहते हैं, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। यदि हम इसकी और विशेषताओं की बात करें तो ब्रह्म कमल के पौधे पर एक साल में केवल एक ही फूल आता है। ब्रह्म कमल का पौधा अर्धरात्रि को खिलता है और ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए साथियों। क्लियर है? ठीक है, अब इन्हीं चीजों को इंग्लिश में भी थोड़ा सा हमें देख लेना है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते चलना है। ओनली वन फ्लावर ब्लूम्स ऑन द ब्रह्म कमल प्लांट इन ईयर। ठीक है, ओनली वन फ्लावर ब्लूम्स। द फ्लावर ऑफ द ब्रह्म कमल ब्लूम्स एट द मिडनाइट, मतलब रात्र में खिलता है। द रूट ऑफ द ब्रह्म कमल प्लांट आर ग्राउंडेड एंड यूज इन द बोन ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हड्डियों में यूज होता है और ये पौधे की जड़ों को पीस कर हड्डियों उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है। ठीक है, मतलब ब्रह्म कमल इज अ पर्पल इन कलर। ये पुष्प गुच्छ के रूप में दिखता है। ठीक है, ब्लूम इन द क्लस्टर, गुच्छों में खिलता है। ठीक है, कई सारे फूल के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर होते हैं। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। द हाइट ऑफ द ब्रह्म कमल प्लांट इज 70 to 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ठीक है, द ब्लूमिंग टाइम ऑफ ब्रह्म कमल फ्लावर इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर के बीच ये खिलता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए साथियों, ये हो गया ब्रह्म कमल। ठीक है, कब खिलता है? तो जुलाई से सितंबर में खिलता है। ठीक है, इसके अलावा कितनी हाइट है? तो 70 से 80 सेंटीमीटर की हाइट है। इसके अलावा किस कलर का है? तो पर्पल कलर का है। जुलाई से सितंबर में खिलता है, 70 से 80 सेंटीमीटर है, बैगनी रंग का है। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प निकलता है, रात्रि में निकलता है। यह हड्डी उपचार मतलब बोन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, इसकी कुछ जो स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, वो फेन कमल है, कस्तूरा कमल है। ठीक है, और महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख है सौगंधिक पुष्प की तरह, और नेपाल में इसे टोपगोला कहते हैं। ये हमने कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ इंफॉर्मेशंस देखी ब्रह्म कमल के बारे में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांस। ठीक है, राज्य वृक्ष देखने वाले हैं, राज्य वृक्ष बुरांस। ठीक है, स्टेट ट्री जिसका क्या नाम है? बुरांस, ये हम देखने वाले हैं। साथियों, यदि बुरांस की बात करें तो बुरांस नेपाल का एक राष्ट्रीय पुष्प है वैसे, जहां बुरांस को गुरांश भी कहते हैं। बुरांस जो है वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी राज्य पुष्प है।
ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए, कई बार ये भी प्रश्न आएगा कि भाई जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है मतलब बुरांस, ये और कहाँ कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए। देश की यदि हम बात करें तो ये नेपाल का है, ठीक है, नेपाल का है, नेपाल का है, ठीक है, और वहां इसे गुरांस कहते हैं। और यदि हम राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का, ठीक है भाई। बुरांस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ द नेपाल, whereas it is called Goransa. Burans is state flower of the हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखें साथियों, बुरांस का जो पेड़ है, बुरांस का जो वृक्ष है, वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार पेड़ है। क्या है? एवरग्रीन ट्री, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो रोडोडेंड्रन अर्बोरियम है, ठीक है, रोबोडेंड्रन अर्बोरियम। साथियों, द बुरांस ट्री इज एन एवरग्रीन ट्री, मतलब हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक। एल्टीट्यूड ऑफ 1500 टू 4000 मीटर, इतनी हाइट पर ये होता है। इट्स बॉटनिकल नेम इज रोडोडेंड्रॉन अर्बोरम, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरम इसका बॉटनिकल नेम है। साथियों, बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है, ठीक है। बुरांस इज ए ट्री ऑफ एरिकेसी फैमिली, फैमिली का नाम है एरिकेसी। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, कन्नड़ में इसे बिली कहते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड बुरांसो इन द हिमाचल प्रदेश एंड बुरांस इज कॉल्ड बिली इन द कन्नड़ा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974, वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। इसे क्या घोषित किया गया है? आपने प्रोटेक्टेड ट्री घोषित किया है अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1974, ठीक है। इसके अलावा बुरांस फूलों का रंग जो है वो चटक लाल होता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, लाल लाल कलर के फूल होते हैं इसमें, चटक लाल होता है। एवं सफेद रंग के बुरांस जो है वो 11000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बुरांस फ्लावर आर ब्राइट रेड इन द कलर एंड वाइट बुरांस आर फाउंड इन द हाइट ऑफ 11,000 फीट, 11,000 मीटर की हाइट, सॉरी 11,000 फीट की हाइट पर ये पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे की बात करें। बुरांस के पुष्प में मीथेनॉल होता है, ठीक है। बुरांस फ्लावर कंटेन्स मीथेनॉल जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, ठीक है, इट इज बेनिफिशियल फॉर द डायबिटीज। बुरांस के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल है, ठीक है। ब्लूमिंग टाइम मतलब कब खिलेगा, ब्लूमिंग टाइम ऑफ बुरांस फ्लावर इज फ्रॉम फेब टू अप्रैल, फरवरी से अप्रैल के बीच इसका ब्लूमिंग टाइम है। साथियों, तो ये हमने ओवरऑल बुरांस के बारे में देखा। क्या देखा? इसे अकेला आप उत्तराखंड का राज्य वृक्ष मत मानो, उत्तराखंड का स्टेट ट्री मत मानो, ये कई स्टेट जैसे नागालैंड, हिमाचल, यहाँ का भी स्टेट ट्री है। इसके अलावा यदि हम दूसरे देश की बात करें तो नेपाल का भी है ये, और वहाँ इसे गोरांश कह रहे हैं। ये लाल कलर के फूल हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल चटक लाल कलर का फूल, ये हमने देखा। इसके अलावा फरवरी से अप्रैल में खिल रहा है। मीथेनॉल जो है इससे जो निकल रहा है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि भाई इस जो हाइट है इसकी, ये 1500 से 4000 मीटर की हाइट इसकी देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब सॉरी इतनी हाइट पर मिलता है। और ये एवरग्रीन है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका बॉटनिकल नाम है। और इसे अलग अलग क्षेत्र में जैसे हिमाचल में बुरांशो कह रहे हैं, कन्नड़ में बिली कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, गुच्छ में पाया जाता है मतलब क्लस्टर में पाया जाता है। तो ये बातें जो हैं, ये जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, ये स्टडी IQ आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में अवेलेबल करा रहा है, जिसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, जिसका अपना एक महत्व है, ठीक है। क्योंकि कंपाइल्ड फॉर्म में जब चीजें आपको मिलती हैं साथियों, तो वो आपकी पढ़ाई को, आपके अध्ययन को आसान बना देती है, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो कि मोनाल है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल मोर जैसा, आप देखिए इसका कलर, मैंने कलर के सेंस में बोला था, ठीक है। आप ये मत देखने लगना कि मोर जैसा दिख रहा है, कि मैंने कहा था कलर, देखो ये नीला टाइप का जो कलर है, ये थोड़ा सा रेडिश रेडिश, ये ग्रीन ग्रीन, ठीक है, ये है मोनाल, ठीक है। चलो देखें जरा साथियों, राज्य गठन के बाद मोनाल जो है, मोनाल इसे राज्य का पक्षी का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसे हिमालय का मयूर कहते हैं। देख रहे हो, मैंने कहा मोर के जैसा, इसलिए मयूर कह रहे हैं, हिमालय का मयूर। साथियों इसका यदि हम वैज्ञानिक नाम देखें, लोफोफोरस इम्पीजेनस है, ठीक है। और ये अकेला उत्तराखंड का नहीं, नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इट इज ऑल्सो दी नेशनल वर्ड
ऑफ, इट इज ऑल्सो द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। ठीक है साथियों, अभी यही 3-4 फैक्ट जो है वो इंग्लिश में देख लेते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, मोनाल वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट बर्ड, इसे स्टेट बर्ड का स्टेटस दिया हुआ है। मोनाल इज आल्सो कॉल्ड द पीकॉक ऑफ द हिमालय। ठीक है, हिमालय का पीकॉक कहते हैं इसको। इसके अलावा इट्स साइंटिफिक नेम इज लोफोफोरस इम्पेजेनस। लोफोफोरस इम्पेजेनस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और इसे नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल भी कहा जा रहा है। इसे नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जा रहा है। ठीक है, इससे संबंधित और बातें देखें साथियों, ये डफिया मोनाल परिवार से संबंधित है। ठीक है, किस फैमिली से? डफिया। डफिया मोनाल फैमिली से रिलेटेड है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल कहा जा रहा है। ठीक है, मोनाल इज कॉल्ड मन्याल और मोनाल, मन्याल और मोनाल इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक, यदि हम मोनाल पक्षी की बात करें तो राज्य के लगभग 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र पे पाया जा रहा है। ठीक है, मोनाल आर फाउंड इन द एरिया विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 टू 5000। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इतने एल्टीट्यूड में पाया जा रहा है। ठीक है साथियों, मोनाल जो है वो फासियानिडे परिवार का है। इसकी फैमिली का नाम क्या है? फासियानिडे। ठीक है, मोनाल की 4 और भी प्रजातियां हैं। प्रजातियों के नाम है इपेलेस, स्केलेटरी, ल्यूरी, ल्यूफोफोरोएंस। ठीक है, कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में साथियों मोनाल पक्षी को चामदोंग कह रहे हैं। कश्मीर में क्या कह रहे हैं इसको? कश्मीर में कह रहे हैं सुनाल, हिमाचल में कह रहे हैं नीले गुरु और सिक्किम में कह रहे हैं चामडोंग। ठीक है, देखो मोनाल इज ए वर्ड ऑफ फेसियानिडे फैमिली। इट हैज 4 स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपेल्स, second one is called skeletary, third one is called luxury and fourth one is called leucophorosens। ठीक है, यदि हम बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहते हैं। ठीक है, यदि हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसको नी गुरु कहते हैं। यदि हम इसे हिमाचल प्रदेश सॉरी इन कश्मीर मोनाल इज कॉल्ड सुनाल। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड नी गुरु। इन सिक्किम मोनाल वर्ड इज कॉल्ड चामडोंग। ठीक है, चामडोंग इन सिक्किम। ठीक है, ये देखो इसका एक और पिक्चर आपके सामने आ गया, बड़ा खूबसूरत सा। चलिए, तो मोनाल की और यदि हम डिटेलिंग देखना चाहें तो साथियों आप देखिए, अब दूसरे डायमेंशंस देखेंगे मोनाल से रिलेटेड। देखिए, मोनाल के लिए भूटान में, कहां? भूटान में बुप, नेपाल में डंगन शब्द यूज हो रहा है। भूटान में से कह रहे हैं बुप, नेपाल में कह रहे हैं डंगन। ठीक है, मोनाल इज कॉल्ड बुप इन द भूटान। ठीक है, डंगन इन द नेपाल। ठीक है, राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, इतनी जगह पाया जा रहा है। असम, कश्मीर, हिमाचल, नेपाल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट मोनाल इज ऑल्सो फाउंड इन असम, ठीक है, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल। ठीक है, इसे बुप कह रहे हैं भूटान में और डंगन कह रहे हैं नेपाल में। चले आगे बढ़ेंगे साथियों, मोनाल की अब विशेषताओं पे हम आए। ठीक है, कुछ फीचर्स देखेंगे। तो राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना की गई थी। आर यू गेटिंग? किसने करी थी? वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, जो जंगलों के, वनों के, जो जीवों के संरक्षण का काम करता है जो बोर्ड, उसने इसका पहली बार 2008 में गणना करी। 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। ठीक है, द स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ द मोनाल इन 2008। ठीक, एंड टिल 2008 द टोटल नंबर ऑफ मोनाल इन द स्टेट वाज 919। यदि हम बात करें दूसरी, तो साथ ये हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहे जाने वाले मोनाल, क्या कह रहे हैं? हिमालयी पक्षियों का सिरमौर। सीधे प्रश्न आएगा, हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहा जाता है इसको, मोनाल को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। ठीक है, इसे प्रोटेक्ट किया गया है। मोनाल विच इज कॉल्ड द किंग ऑफ हिमालयन बर्ड, किंग ऑफ हिमालयन बर्ड कहते हैं, इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल है वो केदार घाटी में पाया जाता है। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते, ये किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अंडे देते हैं। देख रहे हो, ये घोंसला नहीं बनाते। जब भी इन्हें अंडे देने हैं तो ये किसी चट्टान, किसी पेड़ के छेद में जाते हैं और वहां अंडे दे देते हैं। मोनाल इज फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर इन द केदार घाटी। ठीक है, एंड मोनाल बर्ड डज नॉट मेक नेस्ट, इट लेज द एग इन द होल इन ए रॉक और द ट्री। रॉक और ट्री में जाके उसके होल में अपना अंडा दे देते हैं। साथियों, यदि हम मोनाल की बात करें तो जो नर मोनाल है, नर मोनाल, उसके सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। ऐसी कलगी निकली होती है, आपने देखा हो, अभी फोटो में हमने देखा था, कलगी निकली थी। द मेल मोनाल हैज ए क्रेस्ट ऑन इट्स हेड लाइक पीकॉक, राइट। द मोनाल बर्ड रिप्रोड्यूसेस ट्वाइस ईयर। ठीक है, मतलब मोनाल पक्षी में जो प्रजनन क्रिया है, मोनाल पक्षी में जो प्रजनन की क्रिया है वो वर्ष में 2 बार होती। मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो आलू है। द फेवरेट फूड ऑफ द मोनाल इज पोटैटो। ठीक है, तो मोनाल से रिलेटेड साथियों हमने इतनी सारी बातें कर ली कि इसका फेवरेट फूड क्या है। ठीक है, ये अंडे किस तरह देता है, कहाँ देता है। हमने देख लिया कि जो मेल मोनाल है वो किस तरह से कलगी होता है उसके सिर पे। हमने देख लिया जो मोनाल है वो मोर की तरह दिखाई दे रहा है। इससे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। इसे हिमालयी प्रदेश का मयूर भी कह रहे हैं। साथियों, इतनी सारी हमने बातें मोनाल के केस में देख ली आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं चीजों को। साथियों, यदि हम बात करें अब राज्य तितली बूली बेडेंड पिकॉक की। राज्य तितली क्या नाम है? बूली बेडेंड पिकॉक। साथियों, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर राज्य तितली घोषित किया गया। कब? 7 नवंबर 2016 को जो कॉमन पिकॉक है या जो लोग मोर है उसे राज्य तितली घोषित किया गया। उत्तराखंड की जो राज्य तितली थी उसे संशोधित करके नया नाम क्या दिया गया? नया नाम दिया गया बूली बेडेंड पिकॉक। ठीक है साथियों, ऑन द 7th November 2016 द कॉमन पिकॉक और द लोग पिकॉक was declared as the state butterfly, and the revised name of the state butterfly of the Uttarakhand is woolly bearded peacock. woolly bearded peacock. ठीक, इसके अलावा साथियों 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। इन 2016 द बटरफ्लाई पार्क वाज ओपन इन लच्छीवाला, देहरादून। ठीक है, बुली बेंडेड पिकॉक जो है उसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो पॉलीक्टर है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द बुली बिंग्ड पिकॉक इज पेपिलियो पॉलीक्टर। पेपिलियो पॉलीक्टर जो है वो बुली बेंडेड पिकॉक का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। तो हमने बुली बेडेड पिकॉक से रिलेटेड ये कुछ तथ्यात्मक चीजें देख ली, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली। साथियों, उत्तराखंड का अब हम वाद्य यंत्र देखने वाले हैं जो कि ढोल है। ठीक है, ढोल ये कौन नहीं जानता। ठीक है, आपके ढोल से संबंधित आइए कुछ फैक्ट्स, कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं। साथियों, ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बरदे आदि ताले बजाई जाती हैं। देखो, ताले मतलब जो साउंड पैदा होता है। ठीक है, तो ढोल से जो साउंड पैदा होता है ढोल बजाते वक्त, जो जिस टोन में वो लोग बजाते हैं, जिस रिदम में वो बजाते हैं, तो उसे 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 नौबत कहते हैं, उसे निमती कहते हैं, उसे रहमानी कहते हैं, उसे बरदे कहते हैं। ठीक है साथियों, द नौबत, निमती, रहमानी, बरदे ETC आर द रिदम आर प्लेड ऑन द ड्रम। दीज रिदम्स आर प्लेड ऑन द ड्रम। साथियों, जो नौबत है वो प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। ठीक है, द पीपल ऑफ औजी कास्ट, कहाँ के? औजी कास्ट के लोग जो हैं वो नौबत 22 टाइम्स बजाते हैं इन द मॉर्निंग। सुबह के समय में 22 बार बजाते हैं। ठीक है, उसे नौबत कहते हैं। ठीक है भाई, और कहाँ के लोग बजाते हैं? तो अजी जाति के लोग बजाते हैं। साथ ही नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है, सबसे पुरानी है, जिसे रात्रि के अंतिम प्रहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। मतलब रात का अंतिम प्रहर है, रात खत्म हो रही है और सुबह आ रही है, मतलब प्रातः काल में। द नौबत इज वेरी एंशिएंट रिदम, ठीक है, विच इज प्लेड इन द मंगल उत्सव इन द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट। ठीक है, नाइट के लास्ट पार्ट में, मतलब बिल्कुल जब नाइट खत्म हो रही है तब बजाया जाता है।
साथियों, जो भंडारी कमेटी है उसकी सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन पर? भंडारी कमेटी। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जो उस समय थे, उन्होंने ढोल को स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घोषित किया था 2015 में। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, उन्होंने 2015 में ढोल को साथियों राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। ढोल एक प्राचीनतम वाद्य यंत्र है जिसको तांबा, पीतल, चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब तांबा, पीतल, चांदी की जो धातु उस पर बकरी की खाल लगाई जाएगी और इसे बनाया जाएगा। ठीक है, मंगल वाद्य यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ढोल इज ए एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड बाय अप्लाइंग अ गोट स्किन on the copper, brass, silver metal. It is also known as मंगल वाद्य। इसे क्या कहते हैं? मंगल वाद्य भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में जब बारात आती है, पहाड़ी मार्गों से गुजरती है, तब रहमानी ताल बजाई जाती है। देख रहे हो, जो आपकी ये वाली ताल है, कौन सी? नौबत। नौबत वाली जो ताल है, नौबत वाली जो रिदम है, कब बजाई जाती है? मॉर्निंग में, या हम कह सकते हैं रात के अंतिम प्रहर में। ठीक है, और ये वाली ताल कौन सी वाली? ये वाली आपका रहमानी ताल, ये कब बजाई जाती है? जब बारात निकल रही है पहाड़ी क्षेत्रों से, तब बजाई जाती है। और प्रत्येक शुभ कार्य को, जब भी कोई अच्छा ओकेशन होता है, जब भी कोई ऑस्पेशियस ओकेशन होता है, उसको शुरू करने से पहले, ठीक है, उसको जब प्रारंभ करते हैं तो बड़े ताल की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ठीक है, ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी। साथियों, इन द हिली एरिया व्हेन द वेडिंग प्रोसीजन पासेस थ्रू द हिली रोड, देन रहमानी ताल इज प्लेड। साथियों, बड़े ताल इज परफॉर्म व्हाइल स्टार्टिंग एवरी ऑस्पिशियस वर्क, मतलब बड़े ताल बजाया जाता है। कौन सा ताल? बड़े ताल बजाया जाता है जब आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। कौन सा ताल? बड़े ताल। अच्छा, द एक्सपर्ट ऑफ द ढोल सागर, द ढोल सागर के एक्सपर्ट जो है वो उत्तम दास जी माने जाते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या हमने बोला, एक ताल जो है वो मॉर्निंग में बजाई जा रही है, मतलब रात के अंतिम प्रहर पर। ठीक, एक ताल जो है वो उस समय पर बजाई जा रही है जब आपका जो बारात है वो किसी पहाड़ी रीजन से गुजर रहा है। ठीक, इसके अलावा एक ताल बजाई जा रही है जब आप कोई शुभ कार्य शुरू कर रहे हो। साथियों, उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र जो ढोल है उसके बारे में और बातें देखें। जो ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं, मतलब ढोल के साथ दमाऊ भी बजाया जाता है। ढोल दमाऊ इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड टुगेदर। ठीक, ढोल सागर जो पुस्तक है उसमें ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है। जो पुस्तक है ढोल सागर, उसमें ढोल से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन है, जिसकी शब्दावली संस्कृत है, मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज में है। साथियों, ढोल सागर में ढोल वादन की 4 शैलियां हैं। ढोल सागर पुस्तक में बताया गया है कि ढोल कितनी स्टाइल से बज सकता है। तो पहला है अमृत, दूसरा है सिंधु, तीसरा है राजी, चौथा है महयानी। ये 4 स्टाइल है। ठीक है, साथियों, द बुक ढोल सागर डिस्क्राइब द म्यूजिक रिलेटेड टू ढोल। ठीक है, whose original terminology in the Sanskrit is in the Sanskrit language. इसके अलावा there are 4 main style of the ढोल playing in the ढोल सागर: अमृत, सिंधु, राजी और महायानी। साथियों, यदि हम कुछ और तथ्यों की बात करें तो किसी देवता के रौद्र रूप को, मतलब किसी भगवान के किसी गुस्से वाले रूप को कभी एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है, तो कौन सा ढोल बजाया जाता है? ध्वेल या धुआल ताल बजाई जाती है। ये भी एक ताल है जब भगवान के गुस्से को प्रकट करना है। ठीक है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना और काली माँ के रौद्र रूप को जब अभिव्यक्त करते हैं तो ये बजाया जाता है। ध्वयाल रिदम इज प्लेड टू एक्सप्रेस द फियर्स फॉर्म of the deity such as worship of the Lord Narsimha and the expression of the fierce form of Mother Kali। साथियों, आई ने अकबरी जो अकबर से संबंधित है उसमें ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। द ढोल इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन इन आईने अकबरी। ये पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यहां हमने हर एक प्रतीक, हर एक सिंबल जो है स्टेट का, उससे रिलेटेड बातें कर ली। अब कुछ अदर सिंबल जो है उनकी बातें कर लेते हैं। जैसे संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार, उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। मतलब द संस्कृत वॉज डिक्लेयर द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑन द 7th of January 2010।
ठीक है। सेकंड वन इज द स्टेट एम्बलम एंड द सिंबल वर डिटरमाइंड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2001। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल में हम आगे देख चुके हैं। 11 अगस्त 2011 को इसे राज्य खेल बनाया गया। द स्टेट गेम ऑफ द उत्तराखंड इज फुटबॉल। ठीक, इट वाज डिक्लेयर एट द स्टेट गेम ऑन 11th of August 2011। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय संस्कृत है। द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज हिंदी एंड सेकंड इज संस्कृत। ये हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा ये उत्तराखंड का आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए यहाँ दिया हुआ है और इस तरह हमने उत्तराखंड का बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, आपके सामने रख दिया और प्रयास किया कि हर ज़रूरी फैक्ट, हर ज़रूरी डेटा स्टार्टिंग में वन लाइनर के फॉर्म में और लास्ट में डिटेलिंग के फॉर्म में आप तक पहुँचा दिया जाए। आशा करते हैं ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो कंटेंट टीम जिसने आपके लिए कंटेंट तैयार किया उसके आपकी बहुत मदद होगी। ठीक, ये था आज का लेक्चर उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।